नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। खगड़िया में प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया सह सम्मान समारोह आयोजित। शिक्षकों की शैक्षिक भूमि पर चर्चा, शिक्षा के सुधार के लिए सभी ने रखे अपने विचार। पूर्णिया में गढ़बनैली हाट दुकानदारों के सामने खड़ी परेशानियां, लोगों ने रास्ते में सामान को रखकर लगाया जाम, कहा पुरानी जगह से हटाया जाए अतिक्रमण। जमशेदपुर में 2 चूड़ियों की दुकान में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। और मोकामा शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ी ठंड, पूरे इलाके में नहीं है रात की व्यवस्था, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस साल जून में ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून तक इंग्लैंड के कार्निवाल क्षेत्र में होगा। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चर्चा करने के लिए G7 बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। रविवार को ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जॉनसन G7 के प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोरोना वायरस से दुनिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और हरित, निष्पक्ष और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सके। G7 में शामिल देश यानी ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ के साथ एकमात्र मंच है जहां दुनिया के सबसे प्रभावशील और खुले समाज और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अपनी सौहार्द से चर्चा के लिए एक साथ आती हैं। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के प्रमुखों को भी अतिथि देशों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 से 13 जून इंग्लैंड में होने वाले एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और ब्रिटेन के पीएम ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है और इस बैठक में खास तौर पर कोरोना को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। कई सारे देश हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे ही तमाम देश हैं जिन्हें खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने निमंत्रित दिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रित दिया गया है। ब्रिटेन में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। और खगड़िया प्राथमिक शिक्षक संघ ने सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये आयोजन बदलते परिवार में शिक्षकों की शैक्षिक भूमिका को लेकर किया गया, जिसमें जिले के खगड़िया विधानसभा के कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव और अलौली विधानसभा के आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा मौजूद रहे। आयोजन खगड़िया जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार की अगुवाई में की गई, जिसमें जिले के सैकड़ों प्रधानाध्यापक और शिक्षक मौजूद हुए। वहीं सबसे पहले जिले के नवनिर्वाचित महागठबंधन के दोनों विधायकों को सम्मानित किया गया और फिर बारी बारी से सभी शिक्षक ने शिक्षा के सुधार के लिए अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अलौली विधायक ने कहा कि हम शिक्षा में सुधार के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, खासकर लड़कियों में कैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता करना है उस पर हम काम करेंगे। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खास है। हम लोगों के बीच दोनों विधायक मौजूद हैं और दोनों ने शिक्षा में सुधार को लेकर अपनी बेहद रुचि दिखाई है। मनुष्य की जिंदगी में अगर सबसे बहुत बड़ा जरूरी चीज है तो वह शिक्षा है और वह शिक्षा तभी प्राप्त होगा जब उसमें शिक्षक लोग उन शिक्षा को गुणवत्ता देंगे। तो मेरा शिक्षा का प्राथमिकता यही है कि अलौली ही नहीं बल्कि पूरे खगड़िया जिला में शिक्षा का जो स्तर निम्न स्तर पर नीचे स्तर पर जा रहा है, इसको आप लोग जो है प्रयास करके ऊपर पहुंचाइए। और आप लोगों का जो दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, अगर आपके शिक्षा में कोई रुकावट है
तो उस समस्या को हम लोगों के पास रखिए। आपके समस्या हम आपके पदाधिकारी से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये अतीत बहुत स्वर्णिम नहीं रहा, इसलिए हम चाहते थे कि कम्युनिकेशन गैप था, हम चाहते थे कि नए साल में इस गैप को पाट दें, कोई गैप नहीं रहे और एक नई शुरुआत। चूंकि हमारे माननीय विधायक बहुत ही सौम्य, बहुत ही उच्च विचार रखने वाले और इनका जो विजन है विकासवादी है, इसलिए मैंने ये अपेक्षा की कि हम एक पैरेलल मंच पे बैठ के एक नई शुरुआत। और पूर्णिया के गढ़बनैली हाट में कोरोना की वजह से मेला ग्राउंड में प्रशासन ने लगवाया था। और आपको बता दें कि जैसे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का खतरा नहीं हो, वहीं अब सब कुछ सामान्य हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने सभी हाट दुकानदारों को पुरानी जगहों पर जाने की बात कही है। इसी को लेकर दुकानदारों का कहना है कि एक तो लॉकडाउन के समय बाहर प्रदेश से वापस आने अपने घर आए लोगों के बीच रोजी रोजगार की परेशानी थी, जिसके बाद अब गढ़बनैली के मूल बाजार खाली रहने की वजह से लोगों में गढ़बनैली बाजार को अपना घर बना लिया है और रास्ते में सामान को रखकर रास्ता बाधित कर दिया है। ऐसे में लोगों का कहना है कि पुरानी जगह से अतिक्रमण हटाया जाए। लॉकडाउन लगे थे तो आए थे बराबर, सारे आदमी लोग आए, बोले कि आप लोग वहाँ फील्ड में दुकान लगाइए, तो सारे लोग आ गए। फिर 1 महीना पहले सर लोग आए स्कूल से, बोला यहाँ से खाली कीजिए आप लोग 2 तारीख को। तो 2 तारीख को हम लोग चले गए, कुछ दुकानदार नहीं गए, बोला कि पैसा दीजिए 50 रुपया 100 रुपया करके। हम बोले कि हम कमाते खाते हैं, मेरा हस्बैंड पीने खाने वाला है, आखिर पैसा क्या चीज का 50 टका 100 टका मांग रहे हैं, हमको बताइए। आप चंदा मांग रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं, क्या मांगते हैं? रोज आता है यहाँ दारू वाला, झोला में ले लेके आदमी को दे देता है, ऐसे करके पीता है, भर रात यही होता है मीटिंग इस मार्केट में। और गोड्डा के बलबड्डा थाना के खट्टी गांव में 10 साल के बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के निशानदेही पर शव को कुएं से निकाला और मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पड़ोस में युवक से अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी बच्चे को लग गई थी, जिसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस निरीक्षक रामाकांत तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी के गिरफ्तारी की पुष्टि की। मौके पर पहुंचे बलबड्डा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया गया है। और आपको खबर गोड्डा के बलबड्डा थाना की बता रहे हैं, जहां खट्टी गांव में 10 साल के बच्चे की हत्या कर शव को कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के निशानदेही पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला यह है कि महिला का किसी से अवैध संबंध था और इसकी जानकारी बच्चे को लग गई थी, जिसके कारण बच्चे की हत्या कर दी गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है फिलहाल। और आपको ये भी बता दें कि बच्चे की हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को निकलवाया और सदर अस्पताल गोड्डा में भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खट्टी गांव में कुएं से 10 साल के लड़के का लाश बरामद हुआ है और हत्या करने वाले हत्यारिन और हत्यारा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये घटना हुई है कि अवैध संबंध, हत्यारा और हत्यारिन के बीच अवैध संबंध था। और जमशेदपुर के साक्षी बाजार में 2 चूड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि बाजार में सभी दुकानें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आग की लपटें उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। वहीं आगजनी में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ गई है, साथ ही शीतलहर भी लोगों को परेशान कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से पूरा इलाका ठंड की चपेट में है। हर तरफ कोल्ड वार का असर देखा जा रहा है। वहीं सड़कों पर भी ठंड का असर साफ दिख रहा है और इस ठंड में प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। पूरे इलाके में कहीं भी सरकारी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है,
जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मोकामा की ये खबर, जहां पर ठंड बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप आप हर जगह देख सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की आई है। दरअसल प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार के कोई सरकारी अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए नहीं की गई है, जिससे आम जनों को काफी परेशानियां हो रही है। सड़कों पर रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये बड़ी लापरवाही की गई है कि अभी तक किसी भी प्रकार के सरकारी अलाव की व्यवस्था मोकामा में नहीं कराई गई है। आज 3 दिन हो गया मोकामा में ठंड और कोहरा दोनों है। ऐसा ठंड है कि हम कह नहीं सकते। लोग देख रहे हैं ठंड के वजह से एक तो गरीब का मारा हो रहा है, गरीब कमाने नहीं जा रहा है। दूसरा, जंगल का मतलब यहाँ अलाव का व्यवस्था सरकार को करना था, कहीं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है अलाव पर। अभी हम लोग जंगल से जैसे तैसे लकड़ी ला रहे हैं, ला के अपना ताप रहे हैं। क्या करेंगे? इस पर तो नगर परिषद को भी सोचना चाहिए था, लेकिन आज तक कुछ सोचा नहीं देते हैं। कि एक बार हम लोग तो यहाँ हर एक साल आप मीडिया बंधु आप आते हैं, देखते हैं कि हम लोग का अलाव जड़ता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्री परिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बूंदू से बड़ी खबर आ रही है, जहां खाई में गिरी कार, बार बार बचे कार सवार। कार में सवार थे 4 लोग, हादसे में लगी हल्की चोट। गांव के लोगों ने कार में बैठे चारों लोगों को सकुशल गाड़ी से निकाला। रांची से टाटा जाने के क्रम में हुआ हादसा। आपको बता दें कि बूंदू थाना क्षेत्र के गोसाइडी मोड़ के पास का ये पूरा मामला, जहां खाई में एक कार गिर गई, लेकिन कार सवार जितने भी लोग थे उन्हें मामूली चोट आई है। सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से सभी को सकुशल गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है, सभी ठीक हैं। रांची से टाटा जाने के क्रम में यह हादसा हुआ है। बूंदू थाना क्षेत्र के गोसाइडी मोड़ के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 4 सवार लोग गाड़ी में गिर गए खाई में। आपको बता दें कि गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके कारण से 4 लोगों को मामूली चोट आई है। हालांकि चारों लोग सुरक्षित हैं। रांची से टाटा जाने के क्रम में यह हादसा हुआ। बूंदू थाना क्षेत्र के गोसाइडी मोड़ के पास का ये पूरा मामला। बूंदू में खाई में गिरी कार, बार बार बचे कार सवार। बता दें कि कार में सवार 4 लोग हादसे में घायल हो गए हैं, हल्की चोटें आई हैं। हालांकि चारों लोग सुरक्षित हैं। ग्रामीणों की मदद से चारों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है। रांची से टाटा जाने के क्रम में यह हादसा हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बूंदू से हमारे संवाददाता जितेंद्र साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे विस्तार से कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये कार रांची से टाटा की ओर जा रहा था। बूंदू से करीब 1 किलोमीटर निकट गोसाइडी मोड़ के पास कार देखा अनियंत्रण होके खाई में गिर गया, 3 पलटी मरते हुए। जो खाई में गिरने के बाद चारों चक्का ऊपर हो गया। तो आसपास के गांव के लोगों ने, जो गोसाइडी गांव के लोगों ने दौड़ कर आए, चारों को निकाला गया और उसमें 3 को हल्की फुल्की चोटें आई है। उसके बाद ये पता चला कि ये लोग रांची से जमशेदपुर जा रहा था किसी काम को लेकर, लेकिन उसमें चारों में से एक जन आपका राजमहल से कोई इंस्पेक्टर है, ये बताया गया है। वो अपने काम से किसी काम से जमशेदपुर जा रहा। उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं चला कि ये 3 कौन है और क्या है, लेकिन जैसे थाना वाला से पता किया गया कि ये इंस्पेक्टर था, किसी काम के सिलसिले से रांची होते हुए जमशेदपुर जा रहा था। इसी कारण में जो हादसा हुआ है वो काफी दर्दनाक हादसा था, लेकिन चारों बाल बच चुके हैं। ये रांची टाटा रोड मतलब आए दिन ऐसे घटना घटते हैं। पिछले बार भी जो नैलगाड़ा टाइमरा दर्शनपुर थाना के निकट ऐसे ही कार पलट गई थी, जिसमें 4 लोग बाल बचे थे। और आज ये घटना हुआ जो गांव के लोगों ने ही दौड़ कर सबको निकाला और सुरक्षित स्थान पे रखा गया था। तीनों को हल्की फुल्की चोटें आए हैं, चारों सुरक्षित है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस प्रकार आपने बताया कि चारों लोग सुरक्षित है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चारों के चारों लोगों को हल्की चोट आई है और फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। भवन निर्माण विभाग द्वारा बख्तियारपुर में स्थापित 5 अमर शहीद पंडित सीलभद्र याजी, शहीद मोगल सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव, डुमर सिंह, कविराज राम लखन सिंह की आदमकद प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राजभवन से राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में लोकार्पण किया और सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में स्थापित 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया है। बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय फागू चौहान जी, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य उदयकांत मिश्रा जी, और जो कार्यक्रम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है, इस सिलसिले में जो जानकारी मिली है उस स्थल पर भी बख्तियारपुर में भी पूर्व एमएलसी रामचंद्र भारती जी, पूर्व विधायक रणविजय यादव जी, माननीय विधायक बख्तियारपुर श्री अनिरुद्ध कुमार जी सब उपस्थित हैं।
और इस कार्यक्रम में स्वर्गीय शीलभद्र यादव जी के सुपुत्र सत्यानंद यादव जी। और बीजेपी लगातार हेमंत सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभियान चला रही है। आज बीजेपी के गोंडा विधायक अमित मंडल ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर नाकामी की ठिकरा फोड़ा है। बता दें कि अमित मंडल ने वाणिज्य कर विभाग पर बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की नीति पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य का खजाना भर नहीं पा रही है, राजस्व की वसूली कर पाने में सरकार विफल है। बताते चले कि सरकार वाणिज्य कर कलेक्शन को लेकर के काफी पीछे चल रही है। पिछले 1 सालों में राज्य सरकार टैक्स वसूली के हर मुद्दे पर नाकाम नजर आई है। राज्य के वाणिज्य कर विभाग में काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार फंड के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को दोष ही दे रही है। वहीं उन्होंने कोयले के तस्करी और अवैध खनन को लेकर भी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। में 1 साल में पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने बंद कर रखा था। और किस प्रिटेक्स्ट में बंद कर रखा था कि ना हमारा खजाने में पैसा है और कोरोना काल में पैसे की हम लोग उगाही नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, राजस्व ठप पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहां पे विकास कार्य को भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपने कभी भी इस 1 साल के अवधि में यह सुनिश्चित नहीं किया कि किस प्रकार हम मैकेनिज्म को ठीक करें। वाणिज्य कर विभाग जो अंडर रिसोर्स्ड विभाग है, यहां पर आप देखें कि जितने हम लोगों के स्टाफ होने चाहिए, मैन पावर होने चाहिए, उतना मैन पावर यहां पे नहीं है। कितने जिलों में ऑफिसर्स नहीं है वाणिज्य कर विभाग का। तो उन सब जगह पे आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से हम लोगों को राजस्व की प्राप्ति होगी? कर जाएंगे कि आखिर क्यों हम लोगों के राजस्व में जो कलेक्शन है वो कम पड़ गया है। तो उसके कई रीजंस आएंगे। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जब कोल माइंस की नीलामी की बात आई, 44 कोल माइंस को पूरे ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई किया गया कि हम इनको नीलाम करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि लीगल तरीके से कोल जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है उसकी तरफ हम फोकस करें। किसने सबसे पहले विरोध किया? हेमंत सोरेन जी ने विरोध किया। 9 कोल माइंस झारखंड में आती थी और उन्होंने कहा कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा थी कि पाकुड़, आपकी मंशा थी कि साहेबगंज हो, आपकी मंशा थी कि लातेहार और उस क्षेत्र के जितने भी कोल माइंस हैं, कि इन सभी माइंस को लीगल तरीके से कोयला उठाने नहीं देंगे और इलीगल तरीके से कोयला का उठाव निरंतर जारी रहेगा। आपके पास राजस्व का वसूली हुआ है 30% के आंकड़े में भी आप अगर देखें तो मूलतः जीएसटी, आईजीएसटी और वैट, इन 3 चीजों से ही जो आंकड़ा है वो 30% तक पहुंचा है। बाकी विभाग का जो कलेक्शन है वो ना के बराबर है। आपको पता है कि जीएसटी हम लोगों ने लागू किया। जीएसटी लागू करने के बाद जो टैक्स की वसूली थी उसमें वृद्धि आई और इसी का परिणाम है कि आज जीएसटी, आईजीएसटी से हम लोगों को कुछ पैसे यहां पे दिख रहे हैं। अगर हम लोगों की पुरानी कर प्रणाली रहती तो आप मानिए कि ये भी कलेक्शन हम लोगों के पास नहीं आ पाता। वैट, आपको पता होगा कि कोरोना के पीक टाइम में, जब कोरोना का पीक टाइम था, उस समय सरकार ने पेट्रोल और डीजल में वैट की बढ़ोतरी कर दी। 2.5 से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया। सबसे आसान सरकार को लगा कि हम लोग पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के इसका जो पैसा है उसको कलेक्ट करें और इसका प्रेशर जनता पे डाल दें। कि जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के वक्त में कई वादों को हेमंत सोरेन ने किया था और ये वादे सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि उनको उस समय भी पता नहीं था कि हम लोग सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज पे वादे हुए थे, उनको पूरा करना आज की डेट में हेमंत सोरेन की सरकार के पास ये मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। इसलिए क्योंकि जब राज्य में टैक्स की वसूली ही नहीं होगी तो कितना
वो राज्य निर्भर रहेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। ये हम लोग। और झारखंड जेडीयू कार्य समिति की आज राजधानी रांची में अहम बैठक हुई। बता दें कि झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। वहीं इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से बैठक में 10 प्रस्तावों पर काम करने की सहमति बनी है। इन 10 सूत्रीय प्रस्तावों में सुशासन और न्याय, शराबबंदी, सरना धर्म कोड से लेकर कई मुद्दों को शामिल किया गया। वहीं बैठक में संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन मजबूत कैसे करें, इसको लेकर भी चर्चा की गई। जनता दल यूनाइटेड झारखंड की कार्य समिति बैठक प्रेस क्लब रांची में हुई, जिसमें हमारे माननीय प्रभारी रामसेवक सिंह कुशवाहा, अरुण कुमार सिंह दोनों शामिल थे और एक केंद्रीय महासचिव प्रवीण सिंह भी शामिल थे। मुख्य बात ये हुई कि वहां 10 मुद्दों पर एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें पहला मुद्दा है सुशासन और न्याय के साथ विकास करना। दूसरा है आदिवासियों के सरना धर्म कोड को मान्यता और 2021 की जनगणना में लागू करना। तीसरा झारखंडी स्थानीयता और रोजगार नीति लागू करना। चौथा हिंदी के साथ सर्वाधिक बड़ी आदिवासी भाषा संताली को अनुच्छेद 345 के तहत झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा देना। 5 पूर्व घोषित 73% संयुक्त आरक्षण को लागू करना, जिसमें ओबीसी को न्यूनतम 27% आरक्षण प्रदान करना। 6 सीएनटी एसपीटी कानून और अन्य कानूनों का अनुपालन करना। 7 विस्थापन, पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाना। 8 महिला सशक्तिकरण करना। 9 शराबबंदी लागू करना। 10 बेरोजगारी और महंगाई दूर करना। झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं और अन्यवासी भी, ये सारे लोगों को आकर्षित करता है। दूसरी घोषणा हम लोगों ने की कि हम अगले चुनाव में झारखंड विधानसभा में सरकार बनाने की नीयत से संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि विगत 20 वर्षों में सभी पार्टी, सभी प्रमुख नेताओं को मौके मिले, लेकिन झारखंडी जन का जो सपना था अबुआ दिसुमरे अबुआ राज, उसको सफल इन्होंने नहीं किया। साथ ही हम लोगों ने और एक प्रस्ताव पारित किया कि नए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह साहब, उनको हम लोगों ने स्वागत किया, बधाई दिया और धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड पूरे देश में आगे बढ़े, संगठन विस्तार हो और बंगाल, असम आदि राज्यों में हम चुनाव भी लड़ने वाले हैं अपनी दम पर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।